नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टाइनी कंसेप्ट्स में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं इंडियन लॉ सब्जेक्ट पूरा कवर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जिन स्टूडेंट्स के लिए लॉ एकदम बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लॉ में ऐसी चीज़ें से डील करोगे जिनसे आप डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, तो आपको कनेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी कभी कार या मोटर बाइक पे बैठे ही होंगे? ज़रूर बैठे होंगे। और जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल दिखता होगा, वहाँ पे आपकी गाड़ी रुक जाती होगी, और जब ग्रीन लाइट चलती होगी तो गाड़ी आगे चली जाती होगी। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भी हमारे पास कार या बाइक नहीं थी, बहुत टाइम पहले इंडिया में क्या चलता था? बुलक कार्ट। ठीक है, फिर जैसे जैसे इनोवेशन हुआ तो उसके बाद आया साइकिल। कोई दिक्कत नहीं थी, सब साइकिल से ट्रैवल करते थे, सड़कें पूरी खाली थी, सब आते जाते थे। फिर थोड़ा और खोज हुई, इन्वेंशन हुआ, तो फिर उसके बाद आया मोटर बाइक। मोटर बाइक में भी कोई दिक्कत नहीं था। लोगों को बहुत पसंद आई मोटर बाइक, उन्होंने भी खरीदा। सड़कों पे बहुत अच्छी चलती थी मोटर बाइक। फिर और खोज हुई तो फिर आया कार हमारे पास। कार भी लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोग कार खरीदने लगे। ऐसे ऐसे मोटर बाइक, कार, साइकिल, जितने भी व्हीकल्स थे, सब भारी मात्रा में खरीदने लगे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी सड़कें थी उनमें उनमें ट्रैफिक जैम होने लगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम होने लगा। और ट्रैफिक जैम का रिजल्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ने लगे इंडिया में। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था, कोई भी एकदम स्पीड अपनी व्हीकल चलाता था, कहीं पर भी चलाता था, कैसे भी आते जाते थे, तो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था। तो हमारे पास क्या आ गई? एक प्रॉब्लम क्या कि मोटर बाइक और कार की वजह से बहुत, एक तो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था कि कौन कब राइट लेगा, कौन लेफ्ट लेगा, कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं था। और सेकंड, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक आई प्रॉब्लम। उसके बाद तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसके लिए तो कुछ तो सोल्यूशन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक रूल बुक तैयार की कि ट्रैवलिंग को लेके, कि कब, कैसे, क्या, कहाँ, इन सभी के आंसर उस रूल बुक में लिखा गया। और फिर उसे पार्लियामेंट में पास कराया गया, दोनों हाउसेस में, लोअर और अपर हाउसेस में। एंड फिर उसे बना दिया गया एक कानून, और उस कानून का नाम दिया गया द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मेरा इंटेंशन आपको ये बताने का इसलिए था कि आपको समझ में आए कि लॉ बनाया क्यों जाता है। जब तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लॉ क्यों बनाएंगे? मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है। अभी हमारे पास दिक्कत ट्रैफिक की आई, एक्सीडेंट की आई, तो हमें विचार करना पड़ा कि हाँ, ऐसे कुछ तो रूल्स तो ज़रूर बनाने होंगे। तो फिर रूल बुक पूरा तैयार करके उसको पार्लियामेंट में पास करके हमने एक कानून बना दिया। अब कानून का मतलब क्या कि जब भी आप सड़कों पे ट्रैवल करते हैं, तो और जब भी आपको रोड लाइट दिखती है और आपकी गाड़ी वहाँ पे स्टॉप होती है, तो इसका क्यों स्टॉप होती है? क्योंकि इस एक्ट में ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आप स्टॉप नहीं करते हो तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाले आपको पावती या चालान देते थे होंगे काट के, अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो, बराबर, या आप ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, या फिर आप और क्या बोल सकते हैं, बिना हेलमेट के आप चलाते हो, ऐसे कुछ। अगर ये सब रूल्स, ये सब कहाँ लिखा है कि अगर आप ये रूल्स तोड़ोगे तो आपको इतनी पावती भरनी पड़ेगी, इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, या इतनी फाइन सा पेनल्टी भरनी पड़ेगी? ये सब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं।
एक हैंडसम सा लड़का ऑफ़र करता है एक खूबसूरत सी लड़की को कि क्या आप मेरे साथ चाय पे चलेंगी? तो वो बोलती है हाँ ज़रूर चलूँगी। और फिर वो जाता है रेस्टोरेंट में और फिर वहाँ पे सब कुछ ऑर्डर कर देता है और फिर कॉल लगाता है कि क्या तुम आ रही हो? तो लड़की मना कर देती है। बराबर, ये फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑफ़र करता है कि इस एनिवर्सरी को मैं आपको एक नेकलेस गिफ्ट करूँगा, क्या आप उसे लेंगी? तो वाइफ बोलती है हाँ ज़रूर लूँगी, क्यों नहीं लूँगी। वो भी अपना एक्सेप्टेंस देती है। फिर थर्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीरव मोदी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बीच में बहुत हल्ला हुआ था कि स्कैम हुआ, पैसे चोरी हो गए, ऐसे वैसे। तो नीरव मोदी को लोन चाहिए था, बैंक से पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने वो गए बैंक को ऑफ़र मतलब पूछा कि क्या आप मुझे लोन देंगे, पैसे देंगे? तो इन रिटर्न मैं आपको लोन प्लस इंटरेस्ट दूंगा। तो बैंक ने भी बोला हाँ ठीक है, हम ज़रूर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये कौन है? बबीता जी। बबीता जी को चाहिए था एक फ़ोन। तो वो गई जेठा जी के पास और जेठा जी को बोली, जेठा जी क्या मुझे आप अपनी दुकान से एक फ़ोन देंगे? तो जेठा जी ने बोला हाँ ज़रूर देंगे और इन रिटर्न बबीता जी उन्हें पैसे देंगी। बराबर। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी ज़रूर कि एक इंसान सामने वाले को ऑफ़र कर रहा है कोई भी चीज़ और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बराबर। बट अगर कोई जिसने ऑफ़र दिया है उसने या जिसने एक्सेप्ट किया है उसने, अगर दोनों में से कोई भी अपना वादा पूरा नहीं करता है तो क्या अगला पर्सन कोर्ट में जाके केस दायर कर सकता है? ज़रा सोचिए कि इन सभी एग्जाम्पल्स में से ऐसे कौन सा इंसान, अगर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो अगर लड़की ना बोलती है कि चाय पे नहीं आऊँगी पहले हाँ बोलने के बाद, तो क्या लड़का जाके कोर्ट में केस दायर कर सकता है? सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हस्बैंड अपने वाइफ को एनिवर्सरी पे नेकलेस नहीं गिफ्ट करता है तो क्या वाइफ जाके कोर्ट में केस दायर कर सकती है कि नहीं मुझे मतलब प्रॉमिस किया था और फिर बाद में मुकर गए? थर्ड एग्जाम्पल में अगर बैंक नीरव मोदी को पैसे दे देती है और कल को जाके अगर नीरव मोदी पैसे रिटर्न नहीं करता है विथ इंटरेस्ट, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक कोर्ट में जाके केस दायर कर सकती है कि नीरव मोदी ने पैसे लिए और रिटर्न नहीं किए? एंड फोर्थ एग्जाम्पल में अगर बबीता जी जेठा जी से फ़ोन ले लेती है और इन रिटर्न उन्हें पेमेंट नहीं करती है, तो क्या जेठा जी कोर्ट में जाके बबीता जी के अगेंस्ट केस दायर कर सकते हैं कि नहीं उन्होंने पेमेंट नहीं किया है? चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे फर्स्ट एग्जांपल में पहले तो ये चेक करते हैं क्या ऑफ़र या एक्सेप्टेंस था। तो फर्स्ट एग्जांपल में टी में लड़के ने ऑफ़र दिया था तो ऑफ़र तो था ही। एक्सेप्टेंस था क्या? यस, लड़की ने हाँ बोला था तो उसमें एक्सेप्टेंस था। सेकंड एग्जांपल में बैंक लोन में अगर मैं बात करूं तो फिर ऑफ़र था कि हाँ था। क्यों? क्योंकि नीरव मोदी ने ऑफ़र दिया था कि मुझे पैसे आप दो, मैं आपको विथ इंटरेस्ट दूंगा। क्या बैंक ने एक्सेप्ट किया था? तो आंसर इज़ यस, बैंक ने भी हाँ बोला था कि हाँ मैं आपको पैसे दूंगा। थर्ड एग्जाम्पल में नेकलेस वाले एग्जाम्पल में क्या ऑफ़र था? यस, ऑफ़र था क्योंकि हस्बैंड ने ऑफ़र किया था कि मैं आपको एनिवर्सरी पे लाके एक नेकलेस गिफ्ट करूँगा। ये किसने ऑफ़र दिया था? हस्बैंड ने। क्या एक्सेप्टेंस था? हाँ था, वाइफ ने बोला था हाँ आप जो नेकलेस लाओगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। फोर्थ एग्जाम्पल में ऑफ़र था? यस था। कैसे? क्योंकि बबीता जी ने जेठा जी को ऑफ़र किया था कि क्या आप मुझे एक मोबाइल फ़ोन देंगे? एक्सेप्टेंस था? यस। कैसे एक्सेप्टेंस था? क्योंकि जेठा जी ने हाँ बोला था कि हाँ मैं आपको मोबाइल फ़ोन दूंगा। अब अगर ये चारों एक टाइम के लिए आप ये समझ के लीजिए कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट होता है। अगर कोई इंसान ऑफ़र दे
और सामने वो एक्सेप्ट हो जाए तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, अब इन चारों एग्जाम्पल के हम अग्रीमेंट के टाइप को थोड़ा सोचते हैं कि ये कैसे टाइप का अग्रीमेंट था, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस तो दोनों में था, मतलब इन चारों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि दोनों मीट करते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स को। तो फर्स्ट टाइप का ऑफर जिसमें लड़के ने लड़की को चाय के लिए बुलाया था, तो वो कैसा हो गया आपका सोशल अग्रीमेंट। ठीक है, और सेकेंड बैंक लोन वाले अगर ऑफर में अगर हम देखें तो वो एक कमर्शियल टाइप का अग्रीमेंट हो गया, मतलब पैसे के लेन देन की बात आ गई। थर्ड, नेकलेस जो गिफ्ट किया था, अगर उसके टाइप ऑफ अग्रीमेंट को हम लोग सोचें तो वो कैसा आपको लगता है? डोमेस्टिक सा, थोड़ा घरेलू टाइप, तो वो डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया, करेक्ट। एंड लास्ट फोर्थ एग्जांपल में मोबाइल फ़ोन में कैसा लगता है आपको? क्या थोड़ा कमर्शियल टाइप का, क्योंकि बबीता जी फ़ोन खरीद के सामने पैसे दे रही थी, मतलब पैसे इन्वॉल्व थे उसमें। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक एग्जाम्पल में क्या हर एक पार्टी को इन रिटर्न कुछ मिल रहा है क्या, समथिंग इन रिटर्न, जिसे अगर आप लॉ के टर्म में बोले तो उसे कंसिडरेशन बोलते हैं हम। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या दोनों पार्टी को समथिंग इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिल रहा है अग्रीमेंट के उसमें। तो फर्स्ट वाले में तो नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि लड़के ने ऑफर किया, मतलब पैसे लड़के ने खर्च किए टी के लिए, बट लड़की को तो चाय मिला, बट लड़के को क्या मिला? कुछ नहीं, उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला। सेकंड में क्या बैंक और नीरव मोदी दोनों को इन रिटर्न कुछ मिल रहा है? तो देखा जाए तो यस, नीरव मोदी को पैसे मिल रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए और बैंक को उसके बदले इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। नीरव मोदी का पैसे से काम हो रहा है और बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न दोनों को मिल रहा है। थर्ड केस में हस्बैंड जब नेकलेस देता है वाइफ को, तो वाइफ को तो नेकलेस मिल जाता है, बट क्या हस्बैंड को कुछ मिलता है इन रिटर्न? मतलब यहाँ पे वाइफ पे इन कंसिडरेशन वाइफ को मिल रहा है बट हस्बैंड को मिल रहा है नहीं, मतलब दोनों भी पार्टी को कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। फोर्थ केस में जेठालाल वाले एग्जाम्पल में बबीता जी को, पहले बबीता जी का चेक करते हैं, क्या बबीता जी को कंसिडरेशन मिल रहा है? यस। क्या मिल रहा है? मोबाइल फ़ोन। क्या जेठा जी को कुछ मिल रहा है? यस। क्या मिल रहा है? कैश, करेक्ट। अब हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं क्या इन चारों केस में यदि कोई भी एक पार्टी अपना वादा पूरा करने से अगर मना करती है तो क्या वो कोर्ट में जाके केस दायर कर सकती है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट टी वाले एग्जाम्पल में लड़के ने जब भी ऑफ़र किया था तो क्या उसने अपने दिमाग में ये रखा था कि अगर लड़की नहीं आई तो, और मैंने ऑर्डर कर दिया है तो मैं कोर्ट में जाके केस दायर करूँगा? नहीं। क्यों? आपके दिमाग में चल रहा होगा नहीं, बट क्यों? मतलब क्योंकि जब भी लड़के ने ऑफ़र किया था तो उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का बिल्कुल भी नहीं था, मतलब उसके दिमाग में ये बात थी ही नहीं, मतलब उसका इंटेंशन कि हाँ अगर लड़की नहीं आई तो मैं जाके कोर्ट में केस कर दूंगा, ऐसा इंटेंशन नहीं था। सेकंड, बैंक लोन की बात करें, कल को जाके अगर नीरव मोदी बैंक को पैसे नहीं देता है तो क्या बैंक जाएगा कोर्ट के पास और बोलेगा कि यस नीरव मोदी ने पैसे नहीं दिए, मुझे केस फाइल करना है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अग्रीमेंट में एंटर हो रहे थे तो उनका इंटेंशन यही था कि कल को अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपना अगर वादा पूरा नहीं करती है तो वो कोर्ट में जाके केस दायर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, जब भी हस्बैंड ने अपने वाइफ को नेकलेस देने की बात की थी तो क्या वाइफ ने ऐसा सोचा था कि अगर हस्बैंड ने एनिवर्सरी के टाइम पे गिफ्ट लाके नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाके केस करूँगी?
नहीं, क्यों? ऐसा कुछ उस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ऐसा कुछ इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का बिल्कुल भी नहीं था, बराबर। तो इस केस में भी कोर्ट केस दायर नहीं करेगा। लास्ट वाले केस, मोबाइल फ़ोन वाले केस में, क्या अगर बबीता जी पैसे नहीं देंगी तो क्या जेठालाल जाएंगे कोर्ट में और बोलेंगे कि मेरे पैसे नहीं मिले, मुझे केस दायर करना है? यस, ज़रूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब जब भी वो ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे तो उनका इंटेंशन ये था कि अगर कल को कोई भी पार्टी तोड़ेगी, मतलब अगर बबीता जी पैसे नहीं देगी तो वो केस करेंगे, बराबर। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में आपको एक बात ज़रूर समझ में आई होगी कि जितने भी कमर्शियल अग्रीमेंट थे जिसमें समथिंग इन रिटर्न इन्वॉल्व था, वही ऐसे केसेस थे जो आप कोर्ट में जाके केस दायर कर सकते हो। मतलब डोमेस्टिक अग्रीमेंट एंड सोशल अग्रीमेंट, ये दो अग्रीमेंट को लेके जिसमें कंसिडरेशन में भी हो सकता है, में भी नहीं हो सकता है दोनों पार्टी के लिए, बट आप उन्हें लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं? जब प्रोवाइडेड कि जब भी आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट में, एंड आप रिटर्न में ये लिख के लेते हैं कि अगर सामने वाली पार्टी कल को नहीं अपना वादा पूरा करेगी तो मैं कोर्ट में ज़रूर जाऊंगा या जाऊंगी, तो उस केस में सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट भी आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स देने का मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि कॉन्ट्रैक्ट हम कहते किसे हैं। मतलब जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको बेस लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और उस अग्रीमेंट में दोनों भी पार्टी के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, मतलब एक पार्टी कुछ दे रही है तो उसे रिटर्न में कुछ मिल भी रहा है। तीसरा, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल मतलब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन, कि अगर कल को कोई पार्टी अगर अपना वादा तोड़ी तो वो लॉ का यूज़ करके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज़ करके सामने वाले पार्टी को वादा जो तोड़ा था उसको पूरा करने के लिए मजबूर कर सकती है लॉ का यूज़ करके, ठीक है। और अग्रीमेंट में अगर मैं जाऊँ तो अग्रीमेंट हम किस बेस पे चेक करेंगे? दो अग्रीमेंट के लिए सबसे पहले ऑफर होगा एंड देन सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी। ये दो एलिमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऐसे है, ये दो ऐसे पैरामीटर है पहले अग्रीमेंट को चेक करने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये अग्रीमेंट है, तो आप किस दो पैरामीटर पे चेक करोगे? पहले आप चेक करोगे कि क्या उस एग्रीमेंट में ऑफर है, एंड सेकेंड, ऑफर है क्या सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है क्या। अगर एक्सेप्ट किया है, मतलब ये दोनों पैरामीटर अगर मीट होते हैं तो ही आप उसे अग्रीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।